Dear students, Assalamu alaikum. As we have discussed experiment, trial, random experiment, sample space, sample point, event, simple event and compound event in our previous lecture. So in that context, we will further continue our discussion by taking an example. So before taking this example, you need to remember the set theory, as we have discussed the set theory in detail. Let's assume a set containing three elements, means S is equal to A, B and C. So how many subsets would be there? As we know that to find the subsets, we need to use this formula 2 raised to power n, where n is the number of elements in a specific set. In our example, here are three elements A, B and C. So 2 raised to power 3 is equal to 8. Therefore, there are 8 subsets. अब अगर हम उन सबसेट्स को लिखना चाहें तो वेरी सिंपल, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसेट हो गया एम्प्टी सेट, उसके बाद एक सेट A, एक सबसेट B, एक सबसेट C, देन सबसेट AB, सबसेट AC, सबसेट BC, देन सबसेट ABC। अब ये जो लास्ट वाला सबसेट है ABC, ये बेसिकली ये सेट इटसेल्फ है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हर सेट अपना सबसेट होता है, तो ये जो S सेट है इसमें ABC एलिमेंट हैं, ये अपना ही एक सबसेट भी है ABC। अब इसी सेट की एग्जांपल को अगर हम अपने सैंपल स्पेस वाले कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करें तो इट्स वेरी सिंपल। सैंपल स्पेस, फॉर एग्जांपल, इज सैंपल स्पेस कंटेनिंग 3 सैंपल पॉइंट्स। पहले हमने बात की इस सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं इस सैंपल स्पेस कंटेनिंग 3 सैंपल पॉइंट्स। सैंपल स्पेस S is equal to sample point A, sample point B, sample point C. So अगर हम अब ये फॉर्मूला यूज करें 2 raised to power n, तो हमारे पास जो 8 आएगा ये बेसिकली पॉसिबल इवेंट्स होंगे। यानी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, उसमें 3 सैंपल पॉइंट्स हैं, यानी 3 आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितने पॉसिबल इवेंट्स बन सकते हैं इन 3 सैंपल पॉइंट से। तो वो मैक्सिमम कितने होंगे? 8, 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ पर n इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट्स, जितने सैंपल पॉइंट्स उस सैंपल स्पेस में हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये तीनों जो हैं ये बॉल्स हैं और ये एक बैग में है। ABC बॉल्स एक बैग में है। अब मैं 3 बॉल्स उस बैग में से निकालता हूँ, तो इट इज अंडरस्टूड कि वो तीनों ABC ही होंगे। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, पहले BAC आ जाए, CAB आ जाए, या ABC आ जाए, या ACB आ जाए, बट वो तीनों बॉल्स यही 3 होंगे, ABC। अगर मैं अब ये दूसरी चीज कि ये श्योर है
कंफर्म है कि ऐसा ही होगा। अगर मैं 3 बॉल्स इस बैग में से निकालूंगा तो वो ABC ही होंगे। इसलिए इस इवेंट को, ये जो पॉसिबल इवेंट है ABC, इसे मैं कह सकता हूं श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। जैसे मैंने यहां पर हम देख सकते हैं कि ABC इज एन इवेंट एंड दिस सैंपल स्पेस इटसेल्फ। अब ये इवेंट भी है और सैंपल स्पेस भी है, क्योंकि सैंपल स्पेस में ये तीनों इवेंट्स ही थे, ये तीनों सब सैंपल पॉइंट्स ABC ही थे। अब ये जो ABC इवेंट है ये इटसेल्फ सैंपल स्पेस भी है। ठीक है, जैसे हमने सेट में कहा था कि हर सेट जो है अपना सबसेट भी होता है। ठीक है, उसी तरह ये जो ABC इवेंट है ये सैंपल स्पेस भी है। So ABC is an event and the sample space itself, and it always occurs, so it's called sure event. इसका मतलब ये है कि जब हम 3 बॉल्स उस बैग में से निकालेंगे तो इट इज कंफर्म्ड कि वो तीनों ABC ही होंगे। so इसलिए हम इसे श्योर इवेंट कहेंगे, जिसके बारे में हमें कंफर्म है कि ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हम 2 बॉल्स ड्रॉ करें या उस बैग में से 2 बॉल्स निकालें तो फिर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या वो 2 बॉल्स BC होंगे, या वो 2 बॉल्स AC होंगे, या वो 2 बॉल्स AB होंगे। अगर मैं अब बैग में से सिर्फ एक बॉल निकालूं तो या वो C बॉल होगा, या B बॉल होगा, या A बॉल होगा। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। और लास्ट में अगर मैं उस बैग में से कोई बॉल निकालूं और कोई भी बॉल ना आए, मेरे हाथ में कोई भी बॉल ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इसके लास्ट वाले इवेंट को क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट के जो नोटेशन है उससे जाहिर करेंगे, और यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। यानी मैं बैग में से बॉल निकालूं और बॉल मेरे हाथ में ना आए, दैट इज इम्पॉसिबल। तो ये इवेंट तो है, बट कौन सा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, सो while this sign shows an event but it's called impossible event। ठीक है, तो एक तो ABC यानी वो जो सैंपल स्पेस थी वो इवेंट भी है और उसे श्योर इवेंट भी कह सकते हैं, और एक कि कोई भी बॉल हाथ में ना आए, ये भी एक इवेंट है बट ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किसी भी सैंपल स्पेस में जो सैंपल पॉइंट्स होते हैं, अगर आप 2 की पावर लें जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं, तो आपके पास टोटल पॉसिबल इवेंट्स की क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यही बात अगर हम एक स्टेटमेंट में लिखें तो वो यूं लिख सकते हैं, इस सैंपल स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ n sample points can produce 2 raised to power n different simple and compound events। सिंपल इवेंट मींस जैसे ये A, B एंड C जिसमें एक सैंपल पॉइंट है। कंपाउंड इवेंट मींस जिसमें AB, AC, BC या ABC जिनमें मोर देन 1 सैंपल पॉइंट्स हैं, और अगर इन्हें डीकम्पोज किया जाए तो ये एक से ज़्यादा सिंपल इवेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हमने 8 पॉसिबल इवेंट्स की जो लिस्ट बनाई, ये वाली लिस्ट, इसे हम क्लास कह सकते हैं। यानी ये क्लास है, पॉसिबल इवेंट्स की एक क्लास, और इसको हम फील्ड भी कह सकते हैं, यानी ये एक फील्ड है। ठीक है, अब इस फील्ड की फीचर्स क्या होंगी या करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, यानी ये जो 8 इवेंट्स हैं जो ऊपर हमने अभी नोट किए, ये वाले 8 इवेंट्स,
इसे हम फील्ड कह सकते हैं और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक, द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ इवेंट्स विल रिजल्ट इन ए सेट दैट बिलोंग्स टू फील्ड। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो इवेंट्स थे ए बी और ए सी, मैंने इन दोनों का यूनियन ले लिया। अब हमें सेट थ्योरी से पता चल गया कि यूनियन हाउ टू फाइंड ए यूनियन। तो वेरी सिंपल, इन दोनों को कंबाइन कर देना है और जो इनमें सेम सेम एलिमेंट्स हैं उनको हमने रिपीट नहीं करना। जैसे ए बी, ए को अब इग्नोर कर देंगे क्योंकि ए पहले आ चुका है, सो ए बी सी। तो इन दोनों का यूनियन, इन दोनों इवेंट्स का जो यूनियन है दैट इज इक्वल टू ए बी सी। अब ये जो ए बी सी है ये इटसेल्फ एक ऐसा सेट है जो इसी फील्ड में, ये जो 8 इवेंट्स की फील्ड है इसके अंदर लाई कर रहा है। कहाँ पे, ये देखें। यानी अगर हम इस फील्ड में जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स की अगर हम यूनियन लें तो वो एक सेट आएगा जो कि इसी फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा होगा। यह फर्स्ट फीचर है। सेकंड फीचर है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ इवेंट्स विल रिजल्ट इन ए सेट दैट बिलोंग्स टू फील्ड। यानी अगर हम इस फील्ड के किसी दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन ले लें, लेट्स सपोज मैंने इन दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन लिया। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, बेसिकली द कॉमन एलिमेंट्स, इन दोनों इवेंट्स में जो कॉमन है, ए कॉमन है, तो ये ए इंटरसेक्शन है। तो ये एक ऐसा सेट आपके पास रिजल्ट में आया जो कि इसी फील्ड में लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर हम इस फील्ड में जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स में से किसी इवेंट्स का इंटरसेक्शन लें तो उसका रिजल्ट एक ऐसा सेट होगा जो इसी फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये इसका सेकंड फीचर है। उसके बाद थर्ड फीचर है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू इवेंट्स बिलोंग्स टू फील्ड। अब अगर मैं इन्हीं दो इवेंट्स का डिफरेंस ले लूं, अब डिफरेंस का मतलब होता है ए बी माइनस ए सी। तो ए बी के वो एलिमेंट्स जो सेकंड वाले इवेंट में मौजूद नहीं है वो हमारा रिजल्ट होगा डिफरेंस का। सो ए बी माइनस ए सी का जो रिजल्ट है दैट इज बी। तो अब इन दोनों का इवेंट्स का डिफरेंस लेने से जो रिजल्ट आया वो एक ऐसा सेट है जो ऑलरेडी इस फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ पे, ये बी। तो ये थर्ड फीचर है। Now the fourth feature is the complement of any event belongs to field। यानी अगर मैं ये जो इवेंट है इस फील्ड का ए, इसका कॉम्प्लीमेंट लूं तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि इसके अलावा बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसका कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के अलावा बाकी तमाम 7 के 7 जो इवेंट्स हैं वो इसका कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है। तो अब ये जो रिजल्ट आया है ये एक ऐसा सेट है जो इस फील्ड में ही लाई कर रहा है। यानी इसमें एम्प्टी भी है, यानी इम्पॉसिबल इवेंट भी है, बी सी ए बी ए सी बी सी एंड ए बी सी, ये सारे इसी फील्ड में लाई कर रहे हैं। सो अगर हम किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो इसी फील्ड से बिलोंग कर रहा होगा। तो ये इस फील्ड की फोर्थ करेक्टरिस्टिक है। Now we discuss about the mutually exclusive events. What is mutually exclusive what are mutually exclusive events? In simple words, which cannot occur at the same time। यानी ऐसे इवेंट्स जो एक ही टाइम पे अकर नहीं हो सकते। अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, अगर दूसरा होगा तो फर्स्ट वन नहीं होगा। एक टाइम पे दोनों अकर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, tossing a coin can have either
हेड और टेल। अगर हम कॉइन टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगी, दोनों एट ए टाइम नहीं आ सकते, ये दोनों इवेंट्स एट ए टाइम अकर नहीं हो सकते। सो टॉसिंग ए क्वाइन के अंदर जो दो इवेंट्स हैं हेड एंड टेल, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक की मौजूदगी में दूसरा नहीं होगा। नेक्स्ट, throwing a die can have either of 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब अगर हम कोई डाई थ्रो करते हैं, कोई लूडो का डाई थ्रो करते हैं, तो उसमें इन 6 इवेंट्स में से कोई एक आ सकता है, ठीक है, और बाकी नहीं आएंगे, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी एक की एग्जिस्टेंस की वजह से बाकी नहीं आएंगे, या 2 आएगा तो बाकी नहीं आएंगे, 3 आएगा तो बाकी नहीं आएंगे, एक टाइम पे कोई एक ही आ सकता है, सारे एक ही टाइम पे, कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। या इफ वी से ए स्टूडेंट ईदर क्वालिफाइज और फेल्स, या तो स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा एग्जाम में या फेल हो जाएगा। ये क्वालिफाई होना या फेल होना, ये जो दो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि ये दोनों एट ए टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट इंग्लिश में या तो पास होगा या फेल होगा, मिक्स नहीं हो सकता, दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकते, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्वालिफाई करना एग्जाम को या फेल हो जाना। अब इसके ऑपोजिट, इफ टू इवेंट्स कैन अकर एट द सेम टाइम दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे दो इवेंट्स एक टाइम पे अकर नहीं हो सकते, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और अगर दो इवेंट्स एक टाइम पे अकर होते हैं या एक टाइम पे अकर हो सकते हैं, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वेरी सिंपल, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, हमने अभी 52 प्लेइंग कार्ड्स की डिटेल देखी थी प्रीवियस लेक्चर में कि वो कौन कौन से होते हैं। अब उनमें से हमने एक कार्ड ड्रॉ करना है, एक कार्ड निकालना है। इट कैन बी बोथ ए किंग एंड ए डायमंड। अब वो कार्ड किंग भी हो और डायमंड भी हो। अब ये किंग एक इवेंट है और डायमंड होना एक इवेंट है, ये दोनों इवेंट एक ही टाइम पे अकर हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डायमंड के अंदर भी किंग होता है। 4 सूट्स होते हैं, क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, और हर सूट में एस 2 से 10, फिर जैक, क्वीन एंड किंग। तो इसका मतलब है कि डायमंड्स के कार्ड्स के अंदर भी किंग होगा। तो ये दोनों इवेंट्स किंग एंड डायमंड ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि किंग्स एंड डायमंड्स इकट्ठे हो सकते हैं। सो किंग्स एंड डायमंड्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सिमिलरली, इफ आई से इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, ये दो इवेंट्स हैं, तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं? तो वेरी सिंपल, नहीं, क्योंकि जब इन्फ्लेशन होगा तो अंडरस्टूड है रिसेशन होगा, या जब रिसेशन होगा तो अंडरस्टूड सी बात है इन्फ्लेशन होगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों एट ए टाइम अकर हो सकते हैं। इन्फ्लेशन एंड रिसेशन दोनों एट ए टाइम अकर हो सकते हैं। सो दीज टू इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद सम इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होंगे? When the union of mutually exclusive events is the entire sample space, those events are exhaustive events. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए we take an example. For example, in coin tossing experiment, head and tail are exhaustive events because the union of them is the entire sample space. अब देखें, अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो इसमें हमारी सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस में दो सैंपल पॉइंट्स हैं, हेड एंड टेल, ठीक है। अब अगर हम हेड भी एक इवेंट है वो भी अकर हो सकता है, टेल भी एक इवेंट है वो भी अकर हो सकता है,
बट अगर हम इन दोनों इवेंट्स का यूनियन लें, इनको आपस में कंबाइन कर दें, तो वो पूरी सैंपल स्पेस बन जाएगी। यानी सैंपल स्पेस में यही दो सैंपल पॉइंट्स थे। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं कि जिनका यूनियन लेने से सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाती है, तो उन्हें एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। जैसे हमने सैंपल सेट थ्योरी के अंदर पार्टीशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो बेसिकली ये वही कॉन्सेप्ट है पार्टीशन वाला। उसके बाद सम इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी टू इवेंट्स A and B are equally likely when one event is as likely to occur as the other। अब अगर दो इवेंट हैं और दोनों के अकर होने के चांसेस इक्वल हैं, तो उन्हें हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे, यानी उनकी लाइकलीहुड इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, द हेड इज एज लाइकली टू अपीयर एज द टेल। जब कॉइन टॉस होगा तो हेड के अकर होने के चांसेस और टेल के अकर होने के चांसेस, इन दोनों इवेंट्स के अकर होने के चांसेस सेम है, यानी 50-50 चांसेस हैं, 50-50 चांसेस ऑफ अकरेंस। यानी हेड अकर होने के भी 50% चांसेस हैं, टेल अकर होने के भी 50% चांसेस हैं, यानी चांसेस ऑफ अकरेंसेस आर सेम। सो दीज इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। उसके बाद अब कुछ इवेंट्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। कुछ वर्बल स्टेटमेंट्स जो हम बोलते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सेट थ्योरी के अकॉर्डिंगली उनकी नोटेशन क्या होगी, उनके सिंबल्स क्या होंगे। इट्स वेरी सिंपल। इफ आई से इवेंट A इज इम्पॉसिबल, दैट सिंपली मीन्स A इज इक्वल टू दिस साइन, क्योंकि ये साइन किसको शो करता है, इम्पॉसिबल इवेंट को, एम्प्टी सेट को। सो इफ somebody is saying event B is impossible, we can write it like B is equal to this sign. Next one, if I say event A is sure, that means कि ये certain event है। और certain event क्या होता है, जो पूरी sample space को consist कर रहा होता है। जैसे हमने previously जो एक field बनाई थी जिसमें हमने पॉसिबल इवेंट्स कैलकुलेट किए थे, 8 पॉसिबल इवेंट्स, उसमें लास्ट वाला था ABC, जो कि इटसेल्फ सैंपल स्पेस भी था, और उससे हमने श्योर इवेंट कहा था कि ऐसा कंफर्म होगा अगर हम 3 बॉल्स ड्रॉ करेंगे बैग में से तो तीनों ABC ही होंगे, क्योंकि बैग में 3 ही बॉल्स है। तो इफ आई से इवेंट A इज श्योर और सर्टेन इवेंट, देन वी कैन राइट इट एज A इज इक्वल टू S। S मीन्स सैंपल स्पेस, यानी ये इवेंट इटसेल्फ सैंपल स्पेस के इक्वल है। If I say event A does not occur, इसका मतलब है A कब अकर नहीं होगा, जब A का कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि A के अलावा बाकी तमाम इवेंट्स। तो इफ आई से इवेंट A does not occur, that means A complement, और we can also write it as S minus A, यानी सैंपल स्पेस माइनस इवेंट A। सैंपल स्पेस में जितने भी सैंपल पॉइंट्स होंगे उसमें से A इवेंट को माइनस कर दें, रिमेनिंग वाले सैंपल पॉइंट्स जो होंगे वो A कॉम्प्लीमेंट होगा, उनमें A नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो इफ आई से इवेंट A डज नॉट अकर, दैट मीन्स A कॉम्प्लीमेंट। इफ आई से इवेंट B डज नॉट अकर, दैट मीन्स B कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन, इफ आई से इवेंट A और इवेंट A कॉम्प्लीमेंट, अब अगर हम ऑपरेशंस को रिमाइंड करें सेट थ्योरी में, तो उसमें जो यूनियन का ऑपरेशन था उसका मतलब क्या होता था कि A और B सेट का अगर हम यूनियन लेंगे तो जो रिजल्टिंग सेट होगा उसका हर एलिमेंट या तो A से बिलोंग कर रहा होगा या B से बिलोंग कर रहा होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर हम इवेंट A और इवेंट A कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो हम इवेंट A और इवेंट A कॉम्प्लीमेंट के यूनियन की बात कर रहे हैं। और अंडरस्टूड सी बात है कि A
और ए कॉम्प्लीमेंट में ए के अलावा तमाम इवेंट्स और ये वाला ए इवेंट, ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाएगी, यानी सारे सैंपल पॉइंट्स का जो कलेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट, इफ आई से इवेंट ए और इवेंट बी, इसका मतलब है कि इवेंट ए और इवेंट बी का यूनियन, तो ए यूनियन बी लिख सकते हैं इसे हम। एंड इफ आई से इवेंट ए एंड इवेंट बी, दैट मीन्स अगर हम रिमाइंड करें सेट थ्योरी ऑपरेशंस को, तो उसमें इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन था, अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेते थे, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन लेते थे, तो उसका मतलब होता था कि सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, और वो जो नया सेट बनता था कॉमन एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट्स ए में भी एग्जिस्ट कर रहे होते थे और बी में भी एग्जिस्ट कर रहे होते थे। तो सिमिलरली हम यहां पर भी यही कर सकते हैं कि इफ आई से इवेंट ए एंड इवेंट बी, तो हम इसे यूं लिख सकते हैं कि इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी। नेक्स्ट, इफ आई से इवेंट ए अकर्स बट बी डज नॉट अकर, तो बी डज नॉट अकर, जैसे यहां पर हमने ऊपर बात की थी, इवेंट ए डज नॉट अकर, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम बात कर रहे हैं बी डज नॉट अकर, तो वो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट। और ए अकर्स बट बी डज नॉट अकर्स, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद इफ आई से इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब दैट मीन्स कि अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इवेंट ए अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इवेंट बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, इवेंट बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इवेंट ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इनका इंटरसेक्शन बेसिकली इज इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। यानी इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम यूं लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट वन, if I say events A and B are exhaustive, अब exhaustive events बेसिकली कौन से इवेंट्स थे, जैसे कि हमने यहां पर डिस्कस किया, exhaustive events when the union of mutually exclusive events is the entire sample space। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर हम याद करते हैं कि A and B, events A and B are exhaustive means union of A and B is equal to whole sample space। यानी अगर ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ए और बी, इनका अगर यूनियन लिया जाए तो वो सैंपल स्पेस की इक्वल हो, तो उसे हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। तो ये कुछ नोटेशंस थी, कुछ वर्बल स्टेटमेंट्स की, अगर इनको मेमोराइज कर लिया जाए तो काफ़ी इजी रहेगा आगे डिस्कशंस में। नेक्स्ट वन, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, कंपाउंड इवेंट्स। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एक्सपेरिमेंट की। सो व्हाट इज कंपाउंड एक्सपेरिमेंट? दैट मीन्स कि हम एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं, यानी एक ही टाइम पे मोर देन वन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे कि टॉसिंग ए क्वाइन एंड थ्रोइंग ए डाई टुगेदर। ये एक कंपाउंड एक्सपेरिमेंट है जो हम एक ही टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं, दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को। टॉसिंग ए क्वाइन एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग ए डाई एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट है। इन दोनों को एक ही टाइम पे अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो ये कंपाउंड एक्सपेरिमेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि सैंपल स्पेस में जो सैंपल पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम पॉसिबल आउटकम्स भी कहते हैं, जैसे कॉइन टॉसिंग में
दो सैंपल पॉइंट्स हैं हेड एंड टेल, जिन्हें हम पॉसिबल आउटकम्स भी कह सकते हैं कि या हेड आएगा या टेल आ सकता है। इनको काउंट कैसे करते हैं? अब सिंपल एक्सपेरिमेंट्स में तो वेरी इजी, हम वैसे ही काउंट कर सकते हैं। कॉइन टॉसिंग में 2 सैंपल पॉइंट्स हैं हेड एंड टेल, डाई थ्रोइंग में 6 सैंपल पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन अगर हम इनको कंबाइन कर लें दोनों एक्सपेरिमेंट्स को, या हमारे एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा सैंपल पॉइंट्स हैं, उन्हें वैसे गिनना पॉसिबल नहीं, तो फिर हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब उन सैंपल पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ आउटकम्स और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल टू mn, where m is equal to outcomes of first experiment and n is equal to outcomes of second experiment। तो यहां पर देखें तो अगर हम एग्जाम्पल वही कंटिन्यू करें कि कॉइन टॉस किया और डाई थ्रो किया एक साथ टुगेदर, तो हमारे पास कॉइन टॉसिंग की सैंपल स्पेस है ये वाली हेड एंड टेल, यही दो सैंपल पॉइंट्स हैं, यही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, और डाई थ्रोइंग की ये वाली सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से जो कॉइन टॉसिंग की सैंपल स्पेस है उसे हम m कह देते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 हेड एंड टेल, और जो डाई थ्रोइंग की सैंपल स्पेस है इसे हम n कह देते हैं, दैट इज इक्वल टू 6 1 2 3 4 5 6। अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? सिंपली अगर हम नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स फाइंड करना चाहते हैं दैट वुड बी इक्वल टू m मल्टीप्लाई n, यानी आउटकम्स ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मल्टीप्लाई आउटकम्स ऑफ सेकेंड एक्सपेरिमेंट, या सैंपल पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मल्टीप्लाई सैंपल पॉइंट्स ऑफ सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स इस फार्मूला से क्या होंगे? mn इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 12, यानी we can have h1 h2 h3 h4 h5 h6, 6 ये वाले पॉसिबल आउटकम्स हो गए। फिर टेल 1, या जिसे हम t1 t2 t3 t4 t5 एंड t6, 6 इवेंट्स या 6 पॉसिबल आउटकम्स ये हो गए। तो टोटल 12 पॉसिबल आउटकम्स होंगे अगर हम कॉइन को और डाई को इकट्ठे थ्रो करें। तो 12 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, just multiply the number of outcomes of each experiment with each other, and this rule can be extended to compound experiments consisting of any number of experiments। for example, हमारे पास हम 4 एक्सपेरिमेंट्स एक साथ कंडक्ट करते हैं तो उसे हम कंपाउंड एक्सपेरिमेंट कहेंगे, जिसमें हम 4 एक्सपेरिमेंट्स एक साथ ही कंडक्ट कर रहे हैं। तो उस कंपाउंड एक्सपेरिमेंट के नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे फाइंड होंगे? इट्स वेरी इजी, उन चारों एक्सपेरिमेंट्स के जो आउटकम्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल mn xy कह लें, m फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स, n सेकंड एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स, x थर्ड एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स और y फोर्थ एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स। इन चारों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे इस कंपाउंड एक्सपेरिमेंट के, जिसमें 4 एक्सपेरिमेंट्स एट ए टाइम कंडक्ट हो रहे हैं। सो ये इसका फर्स्ट रूल था जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स के जो एक ही टाइम पे कंडक्ट होते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी।
जिसमें हमने कंपाउंड एक्सपेरिमेंट की बात की, उसके बाद हमने कुछ सिंबल्स को देखा, फिर सैंपल पॉइंट्स को कैलकुलेट करने का मेथड देखा, फिर इवेंट्स की डिस्कशन की जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स थे। तो इन सबको आप एक दफ़ा गो थ्रू करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।